नमस्कार प्रिय साथियों, नायक आईएएस एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आपका जो साइंस से जनरल साइंस जो कि उससे सीरीज का आज अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो आज आपका छठा सेट रहेगा और आज आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो आप पढ़ेंगे। यानी साथियों, अगर बात करें जनरल साइंस में जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर यानी आपका क्या है, रडार उपयोग में आता है। आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा साथियों, रडार उपयोग में आता है। तो रडार प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में काम आता है, या फिर ध्वनि तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में आता है, या फिर रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या फिर वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। यानी इन सभी के बारे में आपको पता है। तो आपके जो कि रडार का उपयोग कहां पर होता है। सबसे पहले अगर बात करें रडार की, तो रडार का अर्थ क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग ये हो गया रेडियो का फुल फॉर्म या फिर रेडियो का अर्थ। ठीक है, अब इसके बाद में अगर बात करें साथियों, तो यानी रेडियो द्वारा छोड़ी गई तरंग दैर्ध्य किरणें जो आसमान में फैला दी जाती है। ठीक है, यानी इसके द्वारा छोड़ी गई किरणें आसमान में फैला दी जाती है, जिससे कि वह एक फैला दी जाती है तो वह विमानों से टकराकर वापिस है, जिसको जहां से छोड़ा जाता है, किरण को जहां से छोड़ा जाता है तो विमान के टकराकर उसी स्टेशन पर वापस पहुंच जाती है, जिससे उस किरणों की समय वह उसकी चाल से ये अंदाज लगाया जा सकता है कि इसकी दूरी कितनी है। ठीक है, इसकी चाल व समय से ये अंदाज लगा सकता है कि उसकी जो कि दूरी ज्ञात करने के लिए, अगर कह सकते हैं, अगर विमानों की दूरी ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रडार का। तो रडार का उपयोग है जैसे रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तो रेडियो किरणों द्वारा यह मैंने आसमान में छोड़ी जाती है और छोड़े जाने के बाद वह विमान से टकराकर वापिस जहां से छोड़ी जाती है उसी स्टेशन पर आके जो कि वापिस मिल जाती है, जिससे आप जो कि इसके समय और चाल से यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी जो कि दूरी कितनी है। तो यह किसके द्वारा होती है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, या फिर रेडियो तरंगों द्वारा विमानों की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किस में किया जाता है, रडार का उपयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, रेडियो का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन, जो कि रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया आज का पहला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का उपयोग कहां पर किया जाता है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें सोनार का उपयोग सामान्यतः कहां पर किया जाता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, या फिर इंजीनियरों द्वारा, या फिर नौ चालकों द्वारा। ठीक है, तो सोनार क्या होता है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, या फिर डॉक्टरों, या फिर इंजीनियर, या फिर नौ संचालक। तो सोनार का उपयोग किया जाता है जलयानों की स्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जलयानों की स्थिति ज्ञात करने के लिए, जलयानों की स्थिति ज्ञात करने के लिए समुद्र तल की गहराई में डूबे विमानों की स्थिति व अवस्थिति देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो साथियों जलयानों की, अगर जल में जो समुद्र तल के अंदर जो हमारे नाविक वगैरह है, तो जलयानों की स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोनार का। तो हमारा जलयान कहां पर चलता है, नौ संचालक बोले तो जल संचालकों।
तो जल संचालकों की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो कौन काम आता है? सोनार काम आता है। तो सोनार हमारा किसके काम आता है? नौ संचालकों द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका सोनार के बारे में, है ना। चलिए अगला पढ़े। प्रासर्वे ध्वनियां है। प्रासर्वे वे ध्वनियां है जिनकी आवृत्ति होती है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से कम, 1000 हर्ट्ज के बराबर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने पता है ध्वनि की जो आवृत्ति है वह हर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। भाई ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है वह हर्ट्ज में व्यक्त की जाती है, और कितने हर्ट्ज तक जो आपकी ध्वनि प्राश्रव्य है, कितने तक श्रव्य है और कितने तक अवश्रव्य है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें अवश्रव्य की, अवश्रव्य, सर्वे और पराश्रव्य। ठीक है, यहां पर आपकी 3 प्रकार की ध्वनि तरंगी है, अवश्रव्य, प्राश्रव्य, अवश्रव्य, श्रव्य और प्राश्रव्य। ठीक है, यहां पर अवश्रव्य में तो 20,000 से नीचे और 20,000 से नीचे, और सर्वे आपकी 20 से 20,000, 20 HZ से नीचे। ठीक है, और 20 से 20,000 HZ तक सर्वे है, और प्रासर्वे बोले तो 20,000 HZ से ऊपर है। ठीक है, अब सर्वे में 20 HZ से नीचे, सर्वे में 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, और प्रासर्वे में 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि है वह प्रासर्वे के अंदर होती है। इसमें जो मानव कौन सुन सकता है? मानव है, जो कि इस बीच वाली को श्रव्य ध्वनि को अपने मानव कानों से महसूस कर सकता है। जो कि प्रासर्वे ध्वनि को कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ है जो कि किसको सुन सकते हैं? प्रासर्वे ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है ना, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि प्रासर्वे ध्वनि वे ध्वनि जिसकी आवृत्ति होती है। तो प्रासर्वे ध्वनि कहां पर देख लीजिए, प्रासर्वे ध्वनि बोले तो 20,000 HZ से ऊपर प्रासर्वे ध्वनि है जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है। तो यहां पर बात करें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। ठीक है, 20,000 HZ से ऊपर है, अधिक होती है, वह क्या कहलाती है? प्रासर्वे ध्वनि कहलाती है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, यानी ध्वनि तरंगे ठोस में नहीं चल सकती, द्रव में नहीं चल सकती, गैस में नहीं चल सकती, या फिर निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक है भाई, ध्वनि की चाल है जो सबसे अधिक किसमें होती है? सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। सबसे अधिक, और द्रव में उससे थोड़ा कम, और गैस में उससे भी कम और कम। ठीक है, जैसे मान लीजिए ठोस में 100% होती है, द्रव में मान लीजिए 75% है, और गैस में मान लीजिए 25% है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए 100% नहीं होते, लेकिन मान लीजिए 100% है, तो इसमें 70% और गैस में 25%। ठीक है, और निर्वात में 0%। ठीक है, निर्वात में ध्वनि तरंगों की चाल है जो कि एकदम से 0% होती है। निर्वात में 1% भी ध्वनि की चाल नहीं होती है। ठीक है, यहां से आप समझ सकते हैं सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद में द्रव में, उसके बाद में गैस में, और नए के बराबर बोले तो नील बोले तो किस में होती है? निर्वात में। अगर ठोस की बात करें तो ठोस में भी सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में भी लकड़ी भी ठोस में आती है और स्टील भी ठोस में आती है। तो आपकी ठोस में सबसे अधिक बात करें तो ठोस में सबसे अधिक आती है इस्पात में। ठीक है, सबसे अधिक ठोस में भी बात करें तो ध्वनि तरंगे सबसे अधिक इस्पात में जो कि आपके चाल होती है
उसके बाद में द्रव में, उसके बाद गैस में, और निर्वात में तो एकदम से भी नील हो जाती है। ठीक है, तो चलिए यहां से आप समझे, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा निर्वात में, जल में, वायु में, इस्पात। अब यहां पर आपने पढ़ा था भाई, इस्पात में आपने पढ़ा था और निर्वात में। अब यहां पर मैंने बताया था निर्वात में तो 0% है जो कि ध्वनि का वेग होगा, इस्पात में समथिंग 5100 मीटर प्रति सेकंड के समथिंग होगा, और आपके वायु और क्या है, जबकि शुद्ध वायु में भी शुद्ध वायु में, ठीक है, शुद्ध वायु में, और जल में भी आपके शुद्ध जल में, तो जल में लगभग आपका 1400 मीटर प्रति सेकंड, और वायु में आपका 332 मीटर प्रति सेकंड। तो आपके बात करें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, वायु में, जल में, इस्पात में, निर्वात में। तो निर्वात में तो आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, निर्वात में एकदम नील होता है। ठीक है, निर्वात में ध्वनि का वेग बिल्कुल नहीं होता है। वायु में बात करें तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, जल में बात करें तो 1400 के समथिंग मीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर अगर इस्पात में बात करें तो इस्पात में लगभग 5100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसका ध्वनि का वेग होता है। तो आप सबसे अधिक किसको बोलोगे, सबसे अधिक अगर एक नंबर पे मानो तो आप इस्पात बोले तो ठोस, एक नंबर पे कौन होगा, ठोस, ठोस में भी इस्पात, और 2 नंबर पे बोलोगे तो क्या, द्रव या फिर जल, और 3 नंबर पे बात करें तो गैस या फिर वायु, और 4 नंबर पे निर्वात 0%। निर्वात में बिल्कुल ध्वनि का नोट लगा के लिख दिए, निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता। ठीक है, नोट लगा के लिखे, निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता है, जबकि सबसे अधिक बात करें तो ठोस में होता है, ठोस में भी किस में, इस्पात में होता है। उससे अगर अधिक की बात करें तो जल में होता है, और सबसे कम किस में होता है, वायु में या फिर गैस में होता है। तो ठोस, द्रव, गैस की बात है तो सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद में द्रव में, उसके बाद में गैस में, और अगर वैसे आपको बेसिकली पूछा जाता है तो ठोस में, किस में, इस्पात में। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद में आप देखिए, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। ठीक है, यहां से आप समझ सकते हो कि प्रतिध्वनि आपने कभी सुनी हुई होगी। ठीक है, जहां पर 2 स्थान, जैसे आपके पास कोई पहाड़ी इलाका हो, आप यहां से आवाज लगाते हो तो आवाज पहाड़ के टकरा कर वापिस आपको सुनने को मिलती है। ठीक है, वह होती है प्रतिध्वनि। ठीक है ना, तो प्रतिध्वनि को सुनने के लिए चलो ठीक है, वहां पर 1 किलोमीटर दूर हो, 500 मीटर दूर हो, 200 मीटर दूर हो, वह तो आपकी कंप्लीट होगी, लेकिन कम से कम न्यूनतम दूरी कितनी हो जिससे कि आपकी प्रतिध्वनि सुनी जा सके। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप रूम में बैठे हो और आप बोले और आपका रूम है जो कि आपकी आवाज टकरा कर वापस आपको सुनाई दे, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि आप कोई आवाज है जो टकरा कर वापस आपको सुनाई दे, तो कम से कम ऐसी कितनी दूरी हो जिससे कि आवाज आपको प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई दे, तो कम से कम 17 मीटर या फिर 35 फुट, कम से कम 17 मीटर की दूरी आपके दोनों के बीच में होनी चाहिए जिससे ध्वनि टकरा कर वापस आपके मध्य पहुंचे।
तो वह दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। ज्यादा में तो कितनी हो सकती है, लेकिन कम से कम 17 मीटर, यानी न्यूनतम कितनी दूरी हो सकती है जिससे कि आपको प्रतिध्वनि सुनाई दे? तो यहाँ पर आपकी 17 मीटर दूरी है जो आपके कम से कम होनी चाहिए। तो ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, ठीक है, यहां पर आपकी 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल या फिर 100 डेसिबल। तो ध्वनि की आवृत्ति किस में व्यक्त की जाती है? ध्वनि की आवृत्ति किस में व्यक्त की जाती है? किस में व्यक्त की जाती है? तो आप कहेंगे डेसिबल में। ध्वनि की आवृत्ति किस में व्यक्त की जाती है? फिर ध्वनि आवृत्ति की जो कि आपकी इकाई कौन सी है, या फिर ध्वनि का मात्रक क्या है? तो आप कहेंगे डेसिबल। ठीक है, यह आपका सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। वह क्वेश्चन आगे की ओर है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि ध्वनि की आवृत्ति किस में व्यक्त की जाती है? तो डेसिबल में, बोले तो डी बी में। ठीक है ना। जैसे आपके लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। और दूरी की है जैसे मीटर में, समय की जैसे सेकंड में है। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं ध्वनि की आवृत्ति है जो कि आपके डेसिबल में व्यक्त की जाती है, और डेसिबल बोले तो डीबी। अब आप बात कर सकते हैं कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि। भाई मानक ध्वनि बोले जो आप मनुष्य आसानी से सुन सकता है, ज्यादा मनुष्य के लिए घातक भी ना हो और ऐसी भी ना हो जिसको मनुष्य सुनने के लिए परेशान होने पड़े। ठीक है, तो मनुष्य के लिए नॉर्मल साधारण बातचीत के लिए, साधारण बातचीत के लिए ध्वनि कितनी होनी चाहिए? 50 से 60 डेसिबल। मनुष्य के लिए साधारण बातचीत के लिए या फिर मनुष्य के लिए कंफर्टेबल, अब अगर बात करें तो साधारण बातचीत के लिए मनुष्य के लिए 50 से 60 डेसिबल ध्वनि है, वह उस तक वह सहन कर सकता है। उससे ज्यादा मनुष्य के लिए जो कि घातक हो सकती है, उससे ज्यादा मनुष्य के लिए खतरा हो सकती है, जबकि वह शोर शराबे वाली गली वाली बात हो जाती है। तो साधारण नॉर्मल मनुष्य के लिए मानक जिसको मनुष्य आसानी से सुन सकता है वह होगी 50 से 60 डेसिबल। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं मनुष्य के लिए नॉर्मल जो मानव ध्वनि है जो कि आपकी कितनी हो जाएगी? 50 से 60 डेसिबल। तो आप ऑप्शन नंबर बी को कर सकते हो, जैसे 60 डेसिबल। 60 डेसिबल से ज्यादा मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है, और सुन भी सकता है तो वह उसके लिए एक परेशानी हो सकती है। ठीक है ना। तो चलिए यहां से आप देखिए, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड। तो शुष्क सेल की बात करें, शुष्क सेल विद्युत का रासायनिक सेल होता है। शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल होता है और इसमें द्रव्य की मात्रा नहीं होती है, इसमें द्रव्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शुष्क सेल कहा जाता है। ठीक है, यानी इसके द्रव्य का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसको शुष्क सेल कहा जाता है। शुष्क सेल है जो कि आपके रासायनिक सेल कहा जाता है, विद्युत रासायनिक सेल होता है, जिसका उपयोग आपके रेडियो, टॉर्च आदि के अंदर किया जाता है। और इसके अंदर क्या है? अमोनियम क्लोराइड है जिसका विद्युत अपघट्य होता है। कौन सा? अमोनियम क्लोराइड। तो इस सेल के अंदर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए। इसमें शुष्क सेल में द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शुष्क सेल। शुष्क सेल कहा जाता है। और विद्युत रासायनिक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल होता है। ठीक है, तो आप
समझ सकते हैं इसमें अंदर क्या है, एक ध्रुव नहीं होता, इसके कारण ये शुष्क सेल होता है और आपके इसके विद्युत अपघट्य होता है, इसमें कौन सा, अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका सेल के बारे में। अगला क्वेश्चन आप देखिए, फ्यूज का सिद्धांत होता है। फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप समझिए कि फ्यूज क्या होता है। भाई फ्यूज क्या होता है आप सभी को पता है। फ्यूज होता है जो आपके घरों में लाइन लगी होती है, ठीक है, घरों के अंदर जो आपके लाइन लगी होती है, यानी एक तो फेस होती है, एक न्यूट्रल होती है, ठीक है ना। तो उस फेज और न्यूट्रल दोनों लाइन को घर में प्रवेश करवा दिया जाता है। ठीक है, अगर दोनों को प्रवेश करवा दिया जाता है, उस दोनों के ऊपर क्या लगा दिया जाता है आपने, जैसे यहाँ पर ये हो गई और आपका दोनों के चलने के बाद में यहाँ पर एक का बल्ब पे लगा दिया जाता है। ठीक है भाई, जैसे आपका बल्ब है, पंखा है, इस दोनों के बीच में मान लीजिए ये आपका पंखा है, ठीक है ना। तो आपके पंखे में भी दोनों साइड यूज होता है, यानी पंखा भी समांतर क्रम में लगता है, बल्ब भी समांतर क्रम में, जो भी उपकरण लगाते हो आप, सॉकेट है, जो कि एसी कूलर जो भी है, वो आप समांतर क्रम में लगाते हो। ठीक है, तो समांतर क्रम में ये हो गया आपका, यहां तक न्यूट्रल हो गया, ये ऊपर वाला फेज हो गया। ठीक है, अब फ्यूज का उपयोग कहां पर किया जाता है, यह आप सभी को पता है कि फ्यूज का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो फ्यूज, ये आपकी फ्यूज जो कि फेस की लाइन है, और घर में जो भी अगर सामग्री आप उपकरण यूज में लेते हो, जिसमें एसी कूलर फ्रिज मिक्सी जो सब कुछ उपकरण है, वह किससे चलते हैं, लाइट से चलते हैं, यानी आप विद्युत से चलते हैं। तो विद्युत से चलने वाले उपकरण सभी किस में लगते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, किस में लगते हैं, समांतर क्रम में। तो यह आपका फेज है, ये फेज लाइन चलती है। तो हमेशा उपकरणों को, कईयों में क्या है, जो इसमें धारा का मान बढ़ जाता है कई बार, तो आपके अत्यधिक धारा प्रवाहित होने से या फिर कहीं पर शॉर्ट सर्किट होने से उसको बचाने के लिए, मान लीजिए आपका कभी धारा प्रवाह ज्यादा हो गया या फिर आपका जो कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया, जैसे मान लीजिए फेज और न्यूट्रल दोनों आपस में टच हो गए, तो टक्करते ही आपकी क्या है, घर की पूरी वायरिंग है जिसको क्या है, नष्ट हो जाएगी। तो उस नष्ट को बचाने के लिए, घरेलू वायरिंग की सुरक्षा करने के लिए, आपके वाहनों की सुरक्षा करने के लिए कौन काम आता है, सुरक्षा युक्ति क्या है, कहीं फ्यूज है। तो फ्यूज एक क्या है, सुरक्षा युक्ति। ठीक है, सुरक्षा युक्ति। अब इसको किस प्रकार लगाया जाता है, यह हमेशा श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी लाइन है और इस लाइन में एक यहां से पॉइंट हो गया, एक यहां हो गया, और ये यहां से आपका फ्यूज लग गया। ठीक है, अगर इस फ्यूज की बात करें तो ये आपका क्या है, फ्यूज है। ये फ्यूज क्या करेगा, जब तक आप इसको लगाओगे, ये दोनों साइड से यहां से टच हो जाएगा, यहां से टच हो जाएगा, जब तक आप लगाओगे। ठीक है, फ्यूज किस में लगता है, श्रेणी क्रम में। फ्यूज हमेशा किस क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये हो गया श्रेणी क्रम, किस, ये सीधा सीरीज चल रहा है, सीरीज के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो जब तक क्या करेंगे, मान लीजिए ये चालू लाइन में कैसे लगेगा, इस प्रकार लगेगा, टच हो रहेगा। ठीक है, ये आपका फ्यूज हो जाएगा। और जैसे ही अगर आगे जो कि आपके घरों के अंदर शॉर्ट सर्किट होगा, या फिर अत्यधिक लोड होगा, या फिर जो कि धारा से अधिक, जैसे इसका जो उसकी लिमिट थी, यानी इसकी जो 10 एम्पियर की, आपने 10 एम्पियर का फ्यूज लगाया, 20 एम्पियर का लगाया, 30 का लगाया, और जितनी एम्पियर क्षमता थी उससे अधिक आपके पास घर में लोड यूज हुआ, तो यूज होते ये आप किसके उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, फ्यूज हमेशा किस प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें प्रभाव पर। ठीक है, फ्यूज हमेशा किस प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें प्रभाव पर। और जैसे ही अगर ओवरलोड होगा, तो ओवरलोड होगा तो ये इतना क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये लाइन तो आपने 2.5 mm या फिर 4 mm की लगा रखी है। ठीक है, ये लाइन तो आपने मान लीजिए जो कि आपके 2.5 mm या फिर 4 mm की लगा रखी है, तो ये लाइन तो आपके जलना मुश्किल हो जाएगा, और जल भी जाएगी अत्यधिक लोड के कारण। लेकिन हमारे पास सुरक्षा युक्त क्या है,
ये वायरिंग अगर आपने 4 mm की कर रखी है और उसके अंदर एक बारीक पतला तार जिससे कि आपने फ्यूज डाल रखा है और इसकी क्षमता है आपके 10 एम्पीयर की क्षमता का आपने छोटा फ्यूज लगा रखा है, तो क्या करेगा, जब 10 एम्पीयर से अधिक लोड होगा तो ये फ्यूज उसमें प्रभाव से अपने आप पिघल कर टूट जाएगा। पिघल कर टूट जाएगा, मान लीजिए गर्म होकर जल जाएगा, जिससे कि ये जलते ही पूरी शॉर्ट सर्किट है, अपने आप कट हो जाएगा। कट हो जाएगा तो बोले तो ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो इस फ्यूज से आगे, ठीक है, ये यहां से मान लीजिए ये जलकर अलग हो गया, ये जलकर अलग हो गया, यानी ये आपकी वायरिंग ओपन हो गई। ठीक है, अब यहां से आगे आपका करंट नहीं पहुंच रहा है, तो करंट नहीं पहुंच रहा है, मान लीजिए आपकी सुरक्षा हो गई। जहां भी आपने जो आपका शॉर्ट सर्किट है या फिर ओवरलोड है उसको आप हटाकर वापस दूसरा फ्यूज लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका हो गई फ्यूज। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति होती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज किस नियम पर कार्य करता है, तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। अगर फ्यूज लगता है तो किस क्रम में लगता है, तो फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। और तो ये होगी आपकी साधारण। अब यहां पर बात रही कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहां तक कि फ्यूज एक उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये हो गई आपकी सी ऑप्शन, किसके प्रभाव पर कार्य करता है, यानी यांत्रिक रासायनिक चुंबकीय प्रभाव का इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर बात करें फ्यूज तार किसका बना होता है। ठीक है, फिर फ्यूज तार किसका बना होता है, तो आप कहेंगे कि फ्यूज तार है जो शीशा और टिन का, टिन व शीशा का बना होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है, टिन व शीशा का बना होता है। ठीक है ना, टिन व शीशा का बना होता है। कितना परसेंट टिन होता है, 63% टिन व 37% शीशा होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए फ्यूज किस धातु का बना होता है। फ्यूज एक मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज एक मिश्र धातु का बना होता है। कौन कौन से, टिन व शीशे का बना होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं किसका, टिन व शीशे का मिश्र धातु। फ्यूज मिश्र धातु का बना होता है। टिन व शीशे का कितना कितना परसेंट, पहले तो आपका 63 और 37% का बना होता है। ठीक है, टिन 63 और शीशा 37% बना होता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। यहां पर अगर बात करें बिजली 1 माइनस जो 0 माइनस 1 इकाई या फिर 1 इकाई या फिर 10 इकाई या फिर 100 इकाई। ठीक है, तो अगर आप बात करें, सबसे पहले बात करें 1 इकाई, 1 इकाई या फिर 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना वाट होता है, 1000 वाट। 1 यूनिट बराबर कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 1 इकाई बराबर कितना वाट होता है, 1000 वाट। इसको आप 1 इकाई कह सकते हो या फिर 1 यूनिट कह सकते हो, सेम ही चीज है। अब अगर बात करें वाट, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और वाट को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। ये हमारी हो गई 100 वाट। ठीक है, ये 100 वाट तो हो गई हमारी शक्ति, जो हमारी बिजली खर्च हो गई। और समय कितना है, समय कितना है, 10 है। अब अगर आपको 1 यूनिट ज्ञात करने के लिए, 1 यूनिट ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यूनिट ज्ञात करने के लिए शक्ति इनटू समय, शक्ति इनटू समय ज्ञात करना है। तो यूनिट बराबर शक्ति कितनी है हमारी, 100 वाट इनटू समय कितना है, 10 वाट। तो 100 को 10 से गुणा करो, 100 को 10 से गुणा करो, 1000 वाट। मान लीजिए 1000 वाट कितनी हो गई, 1000 वाट हमारी शक्ति हो गई। ठीक है ना, तो 1000 वाट। तो हमें बात क्या कही थी
एक इकाई बराबर कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है। कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है। अगर बात करें एक यूनिट बराबर 1000 वाट होता है, तो हमारी शक्ति इंटू समय को अगर गुणा करने पर 10 को 100 से गुणा करने पर कितना आया? 1000 है। 1000 बोले तो एक बल्ब 100 वाट का एक बिजली का बल्ब है जो 10 घंटे लगातार जलता है, तो वह 1 यूनिट विद्युत खर्च कर देता है। 1 यूनिट विद्युत खर्च कर देता है। तो मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में 1 यूनिट विद्युत खर्च करता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर कितना वाट होता है, और इसका यूनिट ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, तो ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 1 इकाई या फिर 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट हो गया कितना? एक बल्ब जब 10 घंटे जले तो आपका 1 यूनिट विद्युत खर्च कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें कि रोशनी के लिए बल्बों में फिलामेंट के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहली बात करें, बल्ब होता है आपका ठीक है, ये हो गया आपका बल्ब। भाई आपने बल्ब देखा है, तो बल्ब के अंदर आपने एक इसे कुंडली नुमा एक छोटे राउंड आकार की धातु देखी हुई होगी। एक ऐसा लग रहा है जैसा वायर के रूप में आप घुमावदार आपने एक छोटी धातु देखी है, जो कि बल्ब के अंदर आपको अच्छी तरीके से दिखाई देती है ना। और आजकल तो क्या है, जो एलईडी बल्ब हो गए, पहले के टाइम में जो 100 वाट के बल्ब आते थे उसके अंदर टंगस्टन धातु का, किस धातु का, कौन से धातु का बना होता है? ये टंगस्टन का, टंगस्टन धातु का बना होता है। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, ये लंबे समय तक चलने वाला होता है। ठीक है, इसका गलनांक अधिक होने के कारण ये लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं, इसलिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? बल्ब का। ठीक है, तो आपने बल्ब देखा हुआ होगा, सभी का देखा हुआ, ऐसे कुंडली नुमा जैसे बल्ब के अंदर धातु लगी हुई थी, और उसको क्या किया जाता है, जो आजकल तो एलईडी बल्ब आ गए, इसमें आपको दिखाई भी नहीं देता और होता भी नहीं है। इसमें तो आपकी एलईडी होती है और वह सभी क्या फ्यूज होती है, तो उसको फेंकना ही पड़ता है। लेकिन बल्ब के अंदर एक फिलामेंट जो होता है, तो उस फिलामेंट के कई बार क्या टूट जाता है। ये अत्यधिक तन्य और आघातवर्धनीय धातु होती है, और ये क्या है, कई बार जैसे आप मार्केट से लेके आते हो और आप घर पे लाते वक्त टूट जाता है, यानी आपने यूज नहीं किया फिर भी टूट जाता है, और फिर आपने क्या किया, ऐसे ऊपर करके आप उसको जोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन वह नहीं जुड़ता है। क्यों नहीं जुड़ता? सबसे पहली बात तो ये कि जो बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, ऑर्गन या फिर नाइट्रोजन, ये अक्रिय गैस उसमें भरी जाती है, जिसके कारण वह, उसको आप जितना बार हिलाओगे उतनी बार वह जॉइंट नहीं होता है। इसलिए आपने कोशिश भी की हो कई बार, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए आप उसको पटक के फोड़ देते हो और इसके बाद भी आप अगला दूसरा बल्ब लेकर आ सकते हो। तो सबसे पहले बात करें कि इसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो कौन सी धातु का, यानी इस क्वेश्चन में आप इतना ही जिक्र कर सकते हैं कि कौन सी धातु का बना होता है, तो वह टंगस्टन धातु का बना होता है। और बल्ब के अंदर एक कुंडलीनुमा धातु जो फिलामेंट लगा होता है वह टंगस्टन धातु का लगा होता है। और बल्ब का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू ब्रदर्स ने। और इसका अगर बात करें
अगर इसका फिलामेंट क्यों लगाया जाता है, तो इसका गलनांक व कवतनांक अधिक होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो कि आपका राइट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। पिछले में पूछा था आपने, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हमेशा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उष्मीय प्रभाव पर, उष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उष्मीय प्रभाव पर। दूसरा अगर बात करें, फ्यूज किस क्रम में लगता है, क्रम, तो फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक है, ये हो गए आपके 2 पॉइंट, ये आपका पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उष्मीय सिद्धांत पर, उष्मीय प्रभाव पर। दूसरा, अगर फ्यूज किस क्रम में लगता है तो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज लगता है श्रेणी क्रम में। हमेशा याद रखिए श्रेणी क्रम में, और किस वायर पर लगता है, तो फेस वायर पर, PHES, फेज वायर पर। किस पर लगता है, फेज वायर पर लगता है। अगर बात करें सुरक्षा युक्ति की, तो फ्यूज एक क्या है, सुरक्षा युक्ति। फ्यूज एक क्या है, सुरक्षा युक्ति है। सुरक्षा युक्ति क्यों है कि जब ओवरलोड में या फिर अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, या फिर ओवरलोड की कंडीशन में, या फिर शॉर्ट सर्किट की स्थिति में अपने आप पिघल कर टूट जाता है। और टूट जाने से हमारे घरेलू वायरिंग है, हमारे घर के टोटल उपकरण है, वे सभी जो आपके सेफ रह जाते हैं। ठीक है, तो आपके ये क्या होगी, आपकी सुरक्षा युक्ति। तो एग्जाम में आ जाता है इन सभी में सुरक्षा युक्ति है। ठीक है, कि सुरक्षा युक्ति कौन सी है, सुरक्षा युक्ति है। आपका A, B, C, D 4 ऑप्शन आता है, 4 में से आपका एक का मिक्सी आता है। ठीक है, एक पर कूलर आता है, और आपका एक का डायोड आता है, और एक आपका फ्यूज आता है। ठीक है, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, सुरक्षा युक्ति कौन सी है, फ्यूज है। क्यों, हमारी कूलर, मिक्सी, डायोड वगैरह है, ये आपको सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कराता, या आपको कहीं ना कहीं करंट महसूस जरूर करवा देती है। जबकि यहाँ पर आपका जो कि फ्यूज है, यह आपके घरों की सुरक्षा करता है। तो आपका उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, श्रेणी क्रम में लगता है, सुरक्षा युक्ति होता है। यह आपकी हो गई 3 चीज मोस्ट। और अगर तीसरी बात करें तो इसका गलना क्रम में होता है, इसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। उच्च होता है। ठीक है, यानी इसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध इसका उच्च होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी बात। अब अगर बात करें कि इसका जो फ्यूज तार लगाने में जो वायर प्रयोग करते हो, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग करता है, उस तार किस पदार्थ का बना होता है, ये तार किस पदार्थ का बना होता है, तो ये तार बना होता है टिन व शीशा का। ये मिश्रण धातु है, मिश्रण धातु का बना होता। ठीक है, ये एक मिश्रण धातु का बना होता है, कौन कौन सी, टिन व शीशा। टिन व शीशा 2 मिक्स धातु का बना होता है, जिसमें कितना 63% व 37% का बराबर हिस्सा होता है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें कि टिन व शीशा की मिश्रण धातु से बना होता है फ्यूज वायर, जिसमें 63% टिन व 37% शीशे की मात्रा होती है। इसका गलना कम होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, और ये एक सुरक्षा युक्ति है। ये कम जो कि क्रम इसका श्रेणी क्रम में लगता है, उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो इससे ज्यादा फ्यूज के बारे में, और तो फ्यूज होता है आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, प्रकार की बात करें 3 प्रकार की,
तो साधारण फ्यूज 1 नंबर, 2 नंबर किटकैट फ्यूज, 3 नंबर कार्ट्रिज फ्यूज। ठीक है, अगर प्रकार की बात करें तो फ्यूज होता है आपका 3 प्रकार के, साधारण फ्यूज, किटकैट फ्यूज और कार्ट्रिज फ्यूज होता है। ठीक है, यह आपकी क्लास चल रही थी फिजिक्स की, जबकि आप इलेक्ट्रिशियन पर आ गए और आपके ट्रेड का टोटल नॉलेज यानी विद्युत धारा में यह चलता है। यह आपके ट्रेड इलेक्ट्रिशियन के अंदर यह पूरा चैप्टर चलता है फ्यूज वाला। तो आपने तो फिजिक्स के अंदर ये पूरा विवरण करवा लिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्यूज से संबंधित आपके कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कभी भी गलत नहीं, फ्यूज में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता हो। ठीक है, तो फ्यूज में इससे बाहर या तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, ये एक श्रेणी क्रम में लगता है, ये एक सुरक्षा युक्त है, इसका गलना कम होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, ये एक मिश्रण धातु होती है टिन और शीशा की। और अगर प्रकार की बात है साधारण, कार्ट्रिज और किटकैट, ये 3 फ्यूज होते हैं। तो चलिए ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन समझिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो आप एक कभी भी चुंबक को उठाइए और चुंबक को हमेशा एक धागे से बांधकर आप ऊपर से लटकाइए, तो हमेशा उसका जो कि ध्रुव होता है वह कौन कौन सी दिशा में होता है। ठीक है, तो यह आपकी चुंबक होगी। ठीक है, तो चुंबक हमेशा, अब चुंबक को आपने अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रहेगी। तो इसका जो इसकी सुई होगी, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है, क्योंकि वह स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर चुंबक हमेशा उत्तर दिशा को ही इंगित किया जाता है। अब अगर बात करें इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो हमारा ट्रफ कंपास देखा है, कंपास देखा आपने। अब आप समझेंगे कि कंपास का मतलब क्या होता है, कंपास क्या काम आता है। ठीक है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आपने कभी भी ट्रफ कंपास देखा है, उसके अंदर आपके जो ये चुंबकीय सुई लगी होती है, जिसको आप कहीं पर भी रखोगे, आप क्या कई बार जो कहीं दूसरी या फिर नई जगह पर जाते हो तो वहां पर आपको दिशा उल्टी लगने लग जाती है। आपको जो पूर्व की तरह सुबह आप उठते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे सूर्य आज पश्चिम की तरफ पे उदय हो रहा है, उस समय आप कंफ्यूज हो जाएगा। वहां पर क्या काम करता है, कंपास काम करता है। कंपास को आप रखोगे तो कंपास हमेशा क्या करता है, उत्तर दिशा को ही इंगित करता है। ठीक है, कंपास के ऊपर एक सुई लगी होती है, जहां पर उत्तर दिशा होगी वह अपने आप उत्तर दिशा की ओर जो कि उसकी सुई हो जाएगी। तो वहां से यह ज्ञात होता है कि उत्तर दिशा इस साइड में। फिर आप आसानी से 2-4 बार देखने के बाद में आपको पता चल जाएगी कि हमारी ये चीज डाउट थी, जबकि उत्तर दिशा रियल में उधर है। तो हमारा क्या है, चुंबकीय सुई किस दिशा को इंगित करती है, उत्तर दिशा को। ठीक है, तो आप समझ जाइए, चुंबक हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक लटके जाने पर उत्तर और दक्षिण दिशा में रहेगी और इसकी सुई हमेशा क्या है, उत्तर दिशा को इंगित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। चलिए भाई, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो आप कह सकते हैं वोल्टमीटर से। तो क्या मापा जाता है, वोल्टेज या फिर विभव का अंतर, वोल्टेज या फिर विभव। और ये वोल्टमीटर और वोल्टामीटर सेम ही चीज है। पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है, प्रतिरोध। पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है, प्रतिरोध। एम्पीयर मीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा किस में मापी जाती है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है, एमीटर से। पोटेंशियोमीटर से प्रतिरोध मापा जाता है, वोल्टमीटर से विभव या फिर वोल्टेज मापा जाता है। किस में मापा जाता है, वोल्टेज हमेशा वोल्ट में। वोल्टेज की इकाई क्या है,
वोल्ट है। ठीक है, विद्युत धारा का इकाई क्या है? एम्पियर, एम्पियर है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। विद्युत धारा की इकाई या फिर विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। उसको किससे प्रदर्शित करते हो? ए से प्रदर्शित करते हो। ठीक है, एम्पियर होगा। ठीक है, विद्युत धारा का जो कि मात्रक होगा एम्पियर, उसको आप ए से प्रदर्शित करते हो, और आपका प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होगा, जिससे आप ओमेगा से प्रदर्शित कर सकते हो इस प्रकार। ठीक है, और आपका वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभव या फिर वोल्टेज या फिर विभव का अंतर। तो आपका इसको किससे मापे? वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर की इकाई क्या है? वोल्टेज की इकाई क्या है? वोल्ट है। ठीक है, क्या इकाई क्या है? वोल्ट है। वोल्ट को किससे प्रदर्शित करोगे? V से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, वाट, कूलम। ठीक है, तो एम्पियर किसकी इकाई है? ये तो विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। वोल्ट किसकी है? वोल्टेज की। वोल्टेज की या फिर विभव की। ठीक है, वाट किसकी इकाई है? विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति की। कूलम किसकी है? विद्युत शक्ति की। कूलम किसकी है? आवेश की। आवेश की इकाई क्या है? कूलम। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। वोल्टेज की इकाई क्या है? वोल्ट। या फिर विभव की इकाई क्या है? वोल्ट। या फिर विभव के अंतर की इकाई क्या है? वोल्ट। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। ठीक है, यहां से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई बोले तो वाट हो जाएगी। ठीक है, जिसको किसके प्रदर्शित करते हैं? W से। ठीक है, W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर C और D ऐसे डाउट हो रखा है। ठीक है ना, तो C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आप समझिए, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या फिर वायु या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर्वप्रथम बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। ठीक है, यहां पर बल्ब के अंदर एक अक्रिय गैस भरा जाता है। ठीक है, इसमें जो एक टंगस्टन धातु के कुंडलीनुमा आकृति का जो एक धातु लगाई जाती है, वो तो आपने भी देख ही लिया। कौन सी थी वह? किस धातु की थी? टंगस्टन की। टंगस्टन धातु लगी होती है। तो इसके अंदर इसको क्या है? निर्वात करने के लिए, यानी इसको अंदर से पूर्णतः निर्वात कर दिया जाता है। और कभी कभार उसको पूर्णतः वो की क्या है? निर्वात नहीं करने के लिए इसमें अक्रिय गैस भरा जाता है। इसमें अक्रिय गैस भर दी जाती है, तो वह कौन सी होगी? नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन जैसी गैस इसके अंदर भर दी जाती है। ठीक है, तो ऑर्गन जैसी अक्रिय गैस इसके अंदर भर दिया जाता है। तो विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में क्या है? उसके अंदर और किसको? टंगस्टन, जो टंगस्टन की कुंडलीनुमा जो धातु लगी होती है उसको सेपरेट रखने के लिए इसमें निर्वात में रखा जाता है। अगर निर्वात में नहीं रखते हो तो आप इसमें नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन गैस का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये भी एक अक्रिय गैस है, नाइट्रोजन और ऑर्गन। तो इसको आप यूज कर सकते हो किसमें? बल्ब में। ठीक है ना, चलिए गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है या फिर घटता है या फिर वही रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो यहां पर अगर आप बात करते हैं गर्म करने पर, तो यहां पर अगर बात करते हैं, एक होता है चालक, चालक, एक होता है अर्धचालक।
और तीसरा होता है अचालक। ठीक है, चालक, अर्धचालक और अचालक। चालक में कौन आता है? ऐसी धातु पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव आसानी से हो सकता है, जैसे सोना, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? चालक होते हैं। ठीक है, यानी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, वह क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। तो आपके घरों में आपने वायर यूज करते हो, यानी आप जो कि वायरिंग में आप वायर यूज करते हो, वह किस धातु का बना होता है या किस पदार्थ का बना होता है? सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर अगर चालक की बात करें तो सबसे अधिक चालकता किस में होती है? सोने में होती है। सबसे अधिक चालकता किस में होती है? सोना में होती है। लेकिन सोना क्या है, थोड़ा कॉस्टली, महंगा पड़ने की वजह से इसको हमें डिलीट करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना महंगा आप घरों की वायरिंग के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। अगर इतनी ज्यादा वायरिंग आप सोने से करोगे तो यानी थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगा, तो आप इसको तो नहीं यूज कर सकते। तो उससे ज्यादा अगर चालक की बात करें तो कौन आता है? चांदी आता है। लेकिन आप चांदी को भी यूज नहीं करोगे। तो उसके बाद में कौन आता है? आप उसके बाद में अगर वरीयता आती है तांबे की। ठीक है, तो तांबे की बात आती है तो तांबा है जो कि आपका वर्तमान समय में सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर पदार्थ है तो वह कौन सा है? चालकता में कौन योग्य रखता है? तांबा रखता है। और सबसे ज्यादा हमें उपयोग में कौन लाया जाता है? तांबा लाया जाता है। उसके बाद में आता है एल्यूमिनियम। जबकि तांबा और एल्यूमिनियम दोनों का उपयोग होता है। तो आपके जैसे मोटर वाइंडिंगों के अंदर या फिर जैसे वाइंडिंग होती है ना, उसके अंदर तांबा और एल्यूमिनियम दोनों कार्य करता है। लेकिन थोड़ा यह तांबा महंगा होने की वजह से यूज तो होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, जबकि एल्यूमिनियम भी यूज होता है। लेकिन देखो बात यह है 90% तक तांबा यूज हो रहा है। ठीक है ना, ये हो गई आपकी यहां तक की बात। अब होगी अर्धचालक किसको कहते? वह पदार्थ, अब सबसे पहले अचालक पढ़ लेते हो। ठीक है, अब चालक तो ये हो गई जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, वह आपका चालक कहलाएगा। तो वह पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल से नहीं होता हो, वह क्या कहलाता है? अचालक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अचालक कहलाता है। जैसे वायु, वायु अचालक है, अभ्रक अचालक है, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी अचालक है, लकड़ी अचालक है, पोर्सिलेन या फिर कहे तो पीवीसी, ये सब क्या है? अचालक है। अचालक कौन होता है? जिसके अंदर विद्युत का प्रवाह बिल्कुल से नहीं होता हो, वह क्या कहलाता है? अचालक कहलाता है। जैसे आप मान सकते हो पीवीसी मान सकते हो, तो पीवीसी की बात करें, पीवीसी एकदम से अचालक होता है। ठीक है, अचालक कैसे होता है? तो जैसे आप मान सकते हो, जैसे आपने विद्युत के बोर्ड देखे, बिजली के जैसे प्रकार बोर्ड देखे, तो बोर्ड को आप स्विच को आसानी से चालू या फिर बंद करते हो। अगर चालू आसानी से बंद चालू करते हो, अगर इसमें अगर वह अचालक नहीं होता, वह अचालक नहीं होता, इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती, जैसे इस प्रकार चालक के अंदर होती है। भाई चालक के अंदर बात करो तो चालक में कौन आता है? वायर आता है। तो वायर एक साइड आप सप्लाई से यूज करो, दूसरी साइड आप पकड़ो, उसको पता चल जाएगा आपका कि चालक क्या होता है। लेकिन अचालक की बात करें, आपका जो विद्युत का बोर्ड होता है, इसके अंदर क्या है? आपके 3 पिन टॉप लगे होते हैं, इसके अंदर स्विच लगे होते हैं। ठीक है, और आप इसको हाथ से ऑन या ऑफ करते हो। ठीक है, हाथ से ऑन या ऑफ करते हो, तो इसके अंदर 24 घंटे क्या रहती है? ठीक है, 24 घंटे क्या रहती है? बिजली रहती है। 24 घंटे क्या रहती है? विद्युत रहती है। और 24 घंटे विद्युत रहती है और आप इसको हाथ से ऑन या ऑफ करते हो, तो इसका मतलब इसके अंदर ये क्या है? जो आपकी पीवीसी क्या होती है? अचालक होती है। अचालक होने की वजह से आपके हाथों में करंट नहीं आता है, क्योंकि जो अंदर करंट होता है लेकिन बाहर ये पीवीसी नहीं आने देती है। ये पीवीसी आपकी एक तरह से
अचालक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में बात करें वायु, अभ्रक वगैरह, चीनी मिट्टी, लकड़ी। तो अब लकड़ी का भी पहले के टाइम में लकड़ी के बोर्ड यूज होते, तो लकड़ी भी एक अचालक है। अगर शुद्ध वायु की बात करें तो वायु एक तरह से अचालक है। तो कभी भी आप पे जो कि दो वायर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर दो वायर होते हैं सप्लाई के, जैसे खंभों पर आपने देखा है एक तरह से पेड़ पर आप में कबूतर बैठा है, तो क्या ये इस वायर में न्यूट्रल है और इसमें फेस है, तो आप इसके ऊपर जो कि कबूतर बैठा है और इसका पंख इस तरह तक है, तो यहाँ तक है लेकिन इसके टच नहीं हो रहा है, तो इस दोनों के बीच में क्या आ जाती है, हवा आ जाती है। क्या आ जाती है, जो कि बीच में हवा आ जाती है, और हवा एक क्या है, अचालक है। हवा क्या है, अचालक है, वह भी शुद्ध हवा अचालक होती है, तब दोनों तारों के बीच में अचालक आ जाता है, तो दोनों वायर अलग अलग हो जाता है। वहीं पर अगर नमी हो जाती है, तो बारिश के टाइम में कबूतर इस पर बैठो पता चल जाता है उसको क्या होता है, तो बारिश वाले टाइम में नमी होने की वजह से उसमें चालकता बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अगर बात करें चीनी मिट्टी या, तो चीनी मिट्टी के यानी तो खंभों के ऊपर जो आपके पोर्सिलिन वगैरह या चीनी मिट्टी के जो ऊपर लगे होते हैं, तो ये माटी के चिकड़ी मिट्टी के होती है, तो उसको क्यों लगाया जाता है, तो उसके ऊपर से वायर होता है, नीचे जो लोहे का खंभा होता है, तो दोनों को जो किसकी चालक को हटाने के लिए बीच के अंदर वह पोर्सिलिन या फिर चीनी मिट्टी का उपयोग करके, तो जो वायर का करंट खंभे में ना आए इसके लिए ये बीच में लगाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका वह अभ्रक, वह पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं हो या फिर एकदम से नील हो, वह आपका अचालक कहलाता है। अब बात रही अर्धचालक की। अर्धचालक में कौन होता है, वह पदार्थ जिसमें चालक व अचालक के बीच की चालकता हो, वह क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। जैसे कौन होता है आपका, सिलिकॉन व जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर धातु की बात करें, पदार्थ की बात, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या अचालक है। वायु, अभ्रक, चीनी मिट्टी, लकड़ी, पीवीसी, वह सब अचालक है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक है। अर्धचालक वह पदार्थ जिसके अंदर चालक व कुचालक के बीच की जो चालकता होती है, उसे क्या कहा जाता है, अर्धचालक कहा जाता है। तो ये हो गया आपका चालक, अर्धचालक और कुचालक। यहां पर अगर बात करें प्रतिरोध की, ठीक है, यहां पर अगर प्रतिरोध की बात करें, तो यहां पर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है, इसमें मध्यम होता है, और इसमें क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, इसमें निम्न, इसमें मध्यम और इसमें उच्च होता है। यहां पर अगर बात करें ताप बढ़ाने की, गर्म करने की, अगर क्या कर देते हैं, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है या घट जाता है। तो आप बात करें, जब चालक धातु को, चालक को जब गर्म करते हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, चालक को गर्म करते हो, ये चालक है, ये चालक है, उसको गर्म करने पर इसका प्रतिरोध है जो कि हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, चालक का हमेशा प्रतिरोध क्या होगा, चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, और अर्धचालक और अचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर हमेशा घटेगा। ठीक है, दोनों का घटेगा। अचालक और अर्धचालक दोनों का जो प्रतिरोध है उसको गर्म करने पर घटेगा, जबकि चालक का प्रतिरोध है जो कि बढ़ेगा। तो आप अच्छी तरीके से, आपने पूछा तो अर्धचालक का था, लेकिन आपने जो कि ट्रेड का तो पूरा ही विवरण करवा लिया आज, चालक, अर्धचालक और अचालक का। चलिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप ये अच्छी तरीके से समझ गए तो आपके जो कि 3 से 4 क्वेश्चन आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो अर्धचालक युक्ति कौन सी होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अचालक में कौन सा, वायु, अभ्रक, चीनी मिट्टी, लकड़ी, पीवीसी। यहाँ पर चालक की बात करें तो सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब आपके किस में आ जाता है, चालक में आ जाता है। तो चलिए, यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन बनेगा, फिर भी आप क्लियर कर दोगे। तो ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध है जो कि घटेगा। ठीक है, यहां पर अगर बात करें, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। ठीक है भाई, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, या फिर
बर्फ में वायु भरा होता है, या फिर पानी बर्फ से ज्यादा गहरा होता है, या फिर बर्फ का घनत्व पानी से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, बर्फ अगर पानी के ऊपर तैर रहा है, भाई बर्फ अगर पानी पर तैर रहा है, भाई एक टुकड़ा बर्फ का पानी के ऊपर तैर रहा है, तो ये डूब क्यों नहीं रहा है? ये पानी के ऊपर तैर रहा है, ये अंदर क्यों नहीं जा रहा है? अगर आपने क्या है, एक पानी का टब भरा है, उसमें एक छोटा बर्फ का टुकड़ा गिर दो, ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर तैरता रहेगा। तो क्यों तैरता रहेगा? तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम में होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह ऊपर की ओर तैरता रहता है। न कि अगर यही बर्फ का अगर घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता, आप पानी के भरे टब के अंदर एक लोहे का कोई बॉल ले लो, आप लोहे का कोई टुकड़ा ले लो और उसको गिराओ, तो वह अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा? लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, तो इसलिए लोहा जबकि पानी के अंदर डूब जाता है, जबकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ ऊपर तैरता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। यहां पर अगर बात समझे, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से, या फिर उत्तल लेंस से, या फिर समतल अवतल लेंस से, या फिर समतल कांच। ठीक है, तो यहां पर आप अच्छी तरीके से समझेंगे सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? हमारे आंखों के अंदर दो दोष होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को एक और अन्य नाम है मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं अच्छी तरीके से दिखाई दे देती है, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तुएं आपको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देने की वजह से आपको क्या है, कौन सा दोष हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, तो बात करें नाम की, ठीक है, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है मायोपिया। क्या नाम है? मायोपिया। इस दोष में होता क्या है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन दूर की नहीं। ठीक है, इस दोष के अंदर व्यक्ति को निकट की वस्तुएं अच्छी तरीके से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं आसानी से दिखाई नहीं देती है। तो इस लेंस में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है, और इसका नाम क्या है? मायोपिया लेंस है। ठीक है, लेकिन अब साथियों, इस लेंस जो कि दृष्टि दोष का उपाय क्या है? ठीक है, तो इस लेंस का उपाय यही है। तो यहां पर आप क्या करें, अवतल लेंस लगाकर इस जो कि दोष को दूर कर सकते हैं। तो किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है, आप इस जो कि दोष को दूर कर सकते हो अवतल लेंस का प्रयोग करके, इस लेंस को दूर इस दोष को दूर कर सकते हो। तो इसका नाम क्या है? मायोपिया। और निकट की वस्तुएं अच्छी तरीके से दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तुएं इसको दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए इसमें कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। और इसको दूर कैसे किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें
दूरदृष्टि दोष की, दूरदृष्टि, तो दूरदृष्टि का नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इससे वस्तु जो कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है जबकि दूर की, तो इससे व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं। ठीक है, इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं अच्छी तरीके से दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इसका नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा दोष है? ये दूरदृष्टि दोष। तो इसमें व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाकर इस दोष को दूर कर सकते हो? तो इसमें उत्तल लेंस लगाकर, उत्तल लेंस लगाकर, उत्तल लेंस लगाकर दोष को दूर कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप समझ गए होंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष से क्या होता है। दोनों का नाम क्या है? निकट दृष्टि का मायोपिया और दूरदृष्टि का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु अच्छी तरीके से दिखाई देती है, दूर की नहीं देती है, जबकि दूर दृष्टि में व्यक्ति को दूर की वस्तु अच्छी तरीके से दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं देती है। अगर उसके निवारण की बात करें तो निकट दृष्टि में आप अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हो, जबकि आप दूर दृष्टि में आपको करना क्या है? उत्तल लेंस का प्रयोग करके आप दूर दृष्टि दोष को दूर कर सकते हो। तो आप जो कि पूछा आपने निकट दृष्टि दोष था, जबकि आपने दोनों का विवरण अच्छी तरीके से कर लिया, तो आप अवतल लेंस लगाकर आपका निकट दृष्टि दोष दूर कर सकते हो। ठीक है, आपका नहीं जिसके भी हो, या आप क्वेश्चन पर बात कर सकते हो। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। तो यहां पर अगर बात करें कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख, जैसे ऐसे नहीं कि जिसको दिखाई नहीं देते उसको तो कहीं पर भी कर लो, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे माने 6/6 मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? अब अगर बात करें तो दूर की, तो दूर तो व्यक्ति को सूर्य तक दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं, तो वह तो कोई लिमिट नहीं हुआ, लेकिन कम से कम ये व्यक्ति की क्या हो गई? आंख हो गई। ठीक है, ये व्यक्ति की क्या हो गई? आंख हो गई। और आंख के कम से कम कितने सेमी तक व्यक्ति पास में करके कोई बुक को देख सकता है, कोई वस्तु को देख सकता है? तो वस्तु और आंख के बीच में यानी आपको पता है, जैसे कोई सर पढ़ा रहा है, वह बोर्ड आपसे 10 फुट दूर है तो आप आसानी से देख सकते हो, आपका 15 फुट दूर है तो भी आप आसानी से देख सकते हो, 5 फुट दूर तो भी देख सकते हो। लेकिन आपने कभी महसूस किया होगा, आप आंख के एकदम टच करके कोई वस्तु को समझ सकते या फिर देख सकते हो? तो आप देख लेना, कम से कम व्यक्ति की वस्तु और आंख के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तब जाके आप आसानी से पढ़ सकते हो। जैसे आपकी किताब है तो आप किताब को यहां तक तो रखते हो, लेकिन कम से कम आपने कितनी आंख के पास में की है जिससे कि आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो? तो चलिए, कम से कम व्यक्ति को 25 सेमी से ज्यादा कम आप नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, आप किताब को कभी 25 सेमी बोले यहां तक, और 25 सेमी से अधिक अगर पास में करोगे आंख के तो आप उसको पढ़ नहीं सकते हो, केवल उसको ऐसे आगे लगा सकते हो, लेकिन अच्छी तरीके से आप क्लियर नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी? न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? ज्यादा तो आप यहाँ पर
25 की जगह 40, 45, 50, 55 जो भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 25 के बाद में आप महसूस नहीं कर सकते हो। आपको अक्सर है जो कि अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देंगे, वह किसकी बात है, स्वस्थ आंख की। ठीक है, तो आपकी कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। यहां पर अगर बात करें CFL का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, CFL का पूर्ण रूप क्या है, तो CLF का पूर्ण रूप है, CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप बोले तो ये आपका एक बल्ब की तरह ट्यूब होता है जिसका नाम होता है CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। तो इसको भी आप समझ सकते हैं, एग्जाम में आया भी है, एक बार एग्जाम में आया था। तो इसका पूर्ण रूप बोले तो फुल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप हो जाएगा। ठीक है, घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब, ये सब किस क्रम में लगे होते हैं भाई, घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब, मिक्सी, ग्राइंडर, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग, ये सब किस क्रम में लगते हैं, किस क्रम में लगते हैं। अब यहां पर आपको अच्छी तरीके से पता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। ठीक है, दो क्रम। अब श्रेणी क्रम कौन सा होता है, जैसे यहां से फेज आया और यहां पर यह बल्ब लग गया, ठीक है, ये आगे चल गया, ठीक है, ये हो गया श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में कौन सा उपकरण लगता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में एम्पीयर मीटर लगता है। ठीक है, और वह भी कोई उपकरण में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया श्रेणी क्रम, इसमें कोई भी उपकरण लगाया, ये आपका पंखा हुआ, ये वॉशिंग मशीन हुई, कुछ भी हुआ। श्रेणी क्रम का मतलब होता है किसी एक ही फेस में चलना, उसको दूसरे न्यूट्रल वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह किस में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में ओनली फॉर आपका फ्यूज लगता है, वह याद रखे। बाकी क्या घरों में जो भी उपकरण लगता है वह किस में लगता है, समांतर क्रम में लगता है। ठीक है, समांतर क्रम में बोले तो यह आपका कौन सा हो जाएगा, यहां तक कौन सा हो जाएगा, यह आपका फेस हो जाएगा। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है ना, यह आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और ये आपके घर के मेन सप्लाई हो जाएगी। और घरेलू मेन सप्लाई के अंदर आप सभी ने देखा है, सिंगल फेज लाइन में कितने वायर होते हैं, दो वायर होते हैं, एक फेज का और एक न्यूट्रल का। ठीक है, फेज का कलर कोड कौन सा होता है, रेड होता है। न्यूट्रल का कलर कोड कौन सा होता है, जो आपका ब्लू या फिर ब्लैक होता है। तो यहां से आप समझ सकते हो कि अब आपका बल्ब है किस क्रम में लगेगा। यहां पर देखो, जैसे ये बल्ब है, यह आपका बल्ब हो गया। ठीक है, ये बल्ब हो गया। इसको देखो, एक साइड से फेज मिल गया, एक साइड से न्यूट्रल मिल गया, तो ये किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में। समांतर क्रम मतलब दोनों साइड से। ठीक है ना, ये आपका बल्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया, फैन हो गया। तो फैन भी किस क्रम में, फैन भी किस क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, यहां पर अगर आप कुछ भी यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो आप जैसे ट्यूबलाइट वगैरह है या फिर कुछ भी यूज करो, तो समांतर क्रम में मतलब जिसको फेज व न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होगी, वह क्या कहलाएगा। ठीक है, तो जिसमें दोनों की आवश्यकता होगी वह क्या कहलाएगा, समांतर क्रम। जबकि इस एक में, यानी आप कभी देखा हुआ, आपने चार्जर लगाते हो, आप चार्जर लगाते हो तो उसके अंदर कितने जो होते हैं टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं। तो दो क्यों होती है, एक के अंदर फेज और एक के अंदर जो कि आपका न्यूट्रल जाता है, तब जाकर आपका मोबाइल चार्ज होता है। तो दोनों का मतलब उसका क्या हुआ, एक समांतर क्रम बोले तो पैरेलल क्रम, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज क्रम। तो यहाँ पर घरों का जो उपकरण आपका पंखे है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एसी है, कूलर है, मिक्सी है, तो जो भी लगता है वह किस क्रम में लगता है,
जो भी लगता है किस क्रम में लगता है, समांतर क्रम में लगता है। फ्यूज हमेशा किस में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। कौन लगता है, फ्यूज। याद रखिए फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, घरों में जो भी उपकरण लगता है आपका समांतर क्रम में लगता है। तो यहां से आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से आप परिपूर्ण तरीके से मान गए होंगे कि फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगते हैं और घरों में जो भी उपकरण यूज होते हैं वह हमेशा समांतर क्रम में यूज होते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है। तो ट्रांसफार्मर आपने देखा है, ट्रांसफार्मर किस में देखा है, जब आपने कहीं पर पावर हाउस वगैरह में देखा होगा, पावर हाउस के अंदर बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है और आपके गांव में या फिर शहर में भी आपको ट्रांसफार्मर मिल जाता है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। अब आप सभी ने ट्रांसफार्मर, लेकिन आप लोग क्या उसको, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ट्रांसफार्मर का टीएफ। ठीक है, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट फॉर्म होता है टीएफ, बोले तो ट्रांसफार्मर, लेकिन लोग बाग उसको क्या कहेंगे, डीपी कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट गांव में उसको क्या कहते हैं, डीपी कहते हैं, जो गांव के बीच में लगी होती है, जिससे क्या है पीछे से कितनी भी सप्लाई आए, जैसे आपकी क्या है 33,000 वोल्टेज किस में जाती है, जो कि आपके छोटे 33 केवी जीएसएस के अंदर 33,000 वोल्टेज आपका जाता है, जिससे गांव में कितना आता है 11,000 वोल्टेज। ठीक है, 11,000 वोल्टेज गांव में आता है, लेकिन हमें घरों में सिंगल फेज में कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, 220 की। ठीक है, घरों में नॉर्मल कितने वोल्टेज की जरूरत होती है, 220 की। थ्री फेज में अगर बात करें तो कितने की, 650 की। थ्री फेज में हमें वोल्टेज की आवश्यकता है 650 की, अगर सिंगल फेज में बात करें तो 220 वोल्टेज की हमें आवश्यकता है। लेकिन हमारे गांव के अंदर कितना वोल्टेज सप्लाई आती है, 11,000 वोल्टेज आता है। अब आप क्या करेंगे, सीधा 11,000 आया और 11,000 सीधी सीधी हमारे घरों में, जो कि आपकी सर्विस लाइन में दे दी, आप घरों में उसको उतार लिया, तो 11,000 पर आपका रिजल्ट क्या होगा आप उतार कर देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है, 11,000 वोल्टेज आपके घरों की लाइनों के लिए लायक नहीं होता है। इसलिए साथियों क्या किया जाता है, आपके गांव के जो कि बीच में या फिर गांव के बाहर में एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ठीक है, क्या लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। अब ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, यह आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का मतलब यही होता है ठीक है, अब ट्रांसफार्मर का मतलब यह होता है कि वह 11,000 वोल्टेज आता है। ठीक है, 11,000 वोल्टेज जैसे पे अब गांव में एंट्री हो गई, उसको ट्रांसफार्मर क्या करता है, छोटे रूप में करके हमें ओनली फॉर 650 में थ्री फेज और सिंगल फेज में 220 वोल्टेज है, जो कि कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करवा देता है। तो यह आपका हो गया 220 वोल्टेज हमें प्राप्त हो गया, ये हो गया 11,000 वोल्टेज। तो यह कार्य कौन करता है, वोल्टेज को कम या फिर ज्यादा करने का कार्य कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। अगर क्या है, अगर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। क्यों घटा सकता है, यह आपकी कोयल हो गई, बड़ी वाली कोयल में 11,000 वोल्टेज प्राप्त हो गए, जबकि इसमें छोटी कोयल में 220 वोल्टेज प्राप्त हो गई। अब आपका ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपका 33 केवी जीएसएस के अंदर, जैसे बड़े वाले जीएसएस में क्या होता है, कई बार कम भी करना पड़ता है, कई बार ज्यादा भी करना पड़ता है। तो आपके 33 वोल्टेज की सप्लाई आ गई। ठीक है, और आप उसको बढ़ाकर बोले तो आप 400 पे तो नहीं, लेकिन आप 220 को 400 पे कवर कर सकते हो, तो आपका क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाकर भी दे सकता है। तो जिससे वोल्टेज बढ़ाकर जाता है उसको क्या कहेंगे, घटाकर देता है। तो आपका एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक होता है अपचाई,
एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा कर देता है, वोल्टेज बढ़ा कर देता है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, अपचाई मतलब वोल्टेज घटा कर देता है, वोल्टेज घटा कर देता है, उसको क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा कर देता है। तो हमारे जो घरों में सर्विस लाइन के ऊपर जो गांव में लगा होता है वह कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो आप कह सकते हैं इसको अपचाई। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर आप बेसिकली चल गए, आप इतना भारी बना लिया, लेकिन हमें पूछा क्या था? ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है? तो कोड बोले तो ये बीच में जो पटलित होती है, इसके अंदर जो प्लेटें लगी होती है वह किस धातु की बनी होती है? ट्रांसफार्मर के बीच में क्या होती है? जो हमारे नरम लोहे की जो प्लेटें लगी होती है, किसकी? नरम लोहे की, नरम लोहे की प्लेटें लगी होती है। इसके बाहर एक टैंक लगा होता है, इस टैंक के अंदर आपका जो ऑयल भरा जाता है, और उस ऑयल के जो कि बाहर का संकुचित, जो कि इसको शीतलित करने के लिए जो हमारे उसमें लगाया जाता है फिल्टर वगैरह, और इसके ऊपर या जो बकौल रिले एक्सप्लोजन वेंट वगैरह वह सब लगाया जाता है। तो वह तो आपको जब मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाएगा उस समय आपको एक एक करके बता दिया जाएगा। जबकि आज तो हमें बेसिकली फिजिक्स में यह पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना हुआ है, तो आपको इतना ही पूछना था कि नरम लोहे का बना होता है। जबकि आपने तो पूरे ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ लिए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आगे जब ट्रांसफार्मर आएगा तो आप बेसिकली ट्रेड पढ़ेंगे तब आप ट्रांसफार्मर अच्छी तरीके से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो नरम लोहे का। तो आपको बोल देना चाहिए था कि जब ट्रांसफार्मर एक नरम लोहे का बना होता है तो आप यहीं पर रोक देते, इतनी ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफार्मर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। यहां पर अगर बात करें, मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर एक यूपीएस होता है, या फिर एक इन्वर्टर होता है, या फिर ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, या फिर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें एक यूपीएस होता है, तो यूपीएस तो चार्जर नहीं होता, इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर का कार्य क्या होता है भाई? इन्वर्टर को कार्य क्या होता है? तो इन्वर्टर का कार्य होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, डीसी टू एसी। डीसी टू एसी बोले तो यानी बैटरी के द्वारा डीसी हमें लेकर और इन्वर्टर अपने आप में जो कि प्रोसेस करके हमें 220 वोल्टेज की एसी प्रोवाइड करवाता है। वह कौन कराता है? डीसी टू एसी। डीसी को एसी में कन्वर्ट करके कौन देता है? इन्वर्टर देता है। जबकि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, मैंने अभी बताया था ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब, ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज बढ़ाकर, वोल्टेज बढ़ाकर देता है, वह कौन कहलाता है? वोल्टेज बढ़ाकर देता है वह ये क्या कहलाता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। वोल्टेज घटाकर देता है वह क्या कहलाता है? वोल्टेज घटा कर देता है वह एक क्या कहलाता है? अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो अपचाई मैंने अभी बताया था। तो घरों के अंदर कितना वोल्टेज जो अपने सप्लाई मिलती है? 220 वोल्टेज। 220 वोल्टेज सप्लाई हमें मिलती है। आप कभी भी या फिर प्रेस वगैरह को या फिर किसी में भी एसी कूलर टीवी चलाओ, उसमें आपको जो चार्जर में कितनी वोल्टेज सप्लाई मिलती है? 220 वोल्टेज मिलती है। लेकिन हमारे चार्जर को 220 वोल्टेज अगर दे दे, आपका मोबाइल की सहन शक्ति है इतनी जो 220 वोल्टेज आप ले सके? तो नहीं ले सके। तो इसलिए आपका क्या है? चार्जर के अंदर एक अपचाई ट्रांसफार्मर यूज किया गया। ट्रांसफार्मर छोटा बोले तो आप जो कि इसको क्या बोलते हैं आप, जो कि नॉर्मल भाषा में इसको एलिमेटर वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं। तो उस छोटा ट्रांसफार्मर होता है वह, तो चार्जर के अंदर एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता है, वह 220 वोल्टेज को 6 वोल्टेज में 6 या 3 जितना भी उसकी कैपेसिटी हो, 6, 3, 2, 1 में वोल्टेज में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को दे देता है और मोबाइल आसानी से चार्ज हो जाता है। और आप मोबाइल चार्ज हो जाता है तो आप आसानी से जो कि आपकी देख सकते हो, हमारी क्लास वगैरह देख सकते हो उसके अंदर। और आपका और आप क्या क्या है, अगर चार्जर अगर
ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता तो आपका मोबाइल ओनली फॉर एक ही दिन चलता, आगे नहीं चलता। तो 220 वोल्टेज को कन्वर्ट करके 6 वोल्ट में कन्वर्ट कौन करता है? अपचाई ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है। अब अगर बात करें हीटर की कुंडली या फिर कोयल किस धातु की बनी होती है? अगर हीटर की बात करें तो आपने क्या है, आपका गोल वाला हीटर भी देखा होगा जिसमें एक ऐसा बीच के अंदर एक आकृति देखी हुई होगी, यानी एक पतला पटलित वायर वगैरह देखा होगा जिससे इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा 2 टर्मिनल होते हैं इसके अंदर, जिसमें बाहर 2 वायर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है ना, ये 2 वायर होते हैं, इसके अंदर एक पतला एक कॉइल होती है, यानी एक कुंडली होती है अंदर, जो हीटर के अंदर आपने देखा होगा। तो जैसे ही उसको सप्लाई ऑन करवाते हो तो वह उसको लाइट ऑन होती है और उसमें उष्मा भी होती है, उसके द्वारा आप उसमें खाना वगैरह बनाते हो। तो आपको यह पूछा कि वह हीटर की कुंडली किस की बनी होती है? ठीक है, तो वह किस धातु की बनी होती है? तो यह कुंडली नाइक्रोम में मिश्र धातु की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम में मिश्र धातु की, है ना। ये क्या है? मिश्र धातु। अब नाइक्रोम किस किस धातु की मिश्र धातु है? निकल व क्रोमियम। निकल व क्रोमियम मिश्र धातु की बनी होती है। ठीक है ना, निकल व क्रोमियम मिश्र धातु की कौन बनी होती है? नाइक्रोम बनी होती है। तो ये हो गया आपका हीटर की कुंडली की मिश्र धातु जो निकल और क्रोमियम की बनी होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, यानी किस कारण से पानी की भरी बोतल, जब पानी की एक बोतल भर रखते हैं और वह किसकी होती है? कांच की होती है। पानी की भरी बोतल ऊपर डाट लगी होती है और उसको जब जैसे ही हम फ्रिज में रखते हैं या फिर कहीं सर्दियों में बाहर रख देते हैं तो बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्यों टूट जाए? जमने पर जल का आयतन घट जाता है। भाई आयतन घट जाता है तो वह किसी प्रकार नहीं टूटेगी। जमने पर बोतल सिकुड़ती है। भाई जमने पर बोतल सिकुड़ती है? नहीं सिकुड़ती है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। कांच उष्मा का कुचालक होता है। ये देखो, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब जल से भरी एक बोतल है और जैसे ही उसमें बर्फ जमेगी तो उसका आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो अगर बोतल खुली होगी तो वह आसानी से अपने जो के आकार को ग्रहण कर लेगी, लेकिन वह बंद होगी तो वह अपने आयतन को जो फैलाएगी, उस समय अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो बोतल अपने आप ही टूट जाएगी। जिस प्रकार आप सर्दियों में देखें जो कि पाइपलाइन के पाइप है जो कि अपने आप फट जाते हैं, तो इसका यही कारण है कि जमने के बाद में बर्फ का आयतन बढ़ता है जिसके कारण बोतल फूट जाती है। ठीक है, तो यह भी आप आसानी से समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत पर्णपट होते हैं। तो इंद्रधनुष आपने देखा होगा, इंद्रधनुष आप सभी ने देखा हुआ होगा कि जब बरसात के दिनों में और बारिश होकर बंद हो, बरसात होकर जब बंद होती हो तो उसके बाद में हमें एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, और वह हमेशा नहीं दिखाई देता है, बहुत कम बार, जैसे 2-4 महीने से या फिर 1-1.5-2 महीने से आपको दिखाई देता है, लेकिन ऐसे रोज नहीं दिखाई देता है। और वह भी सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। ठीक है, सूर्य के विपरीत। इंद्रधनुष हमेशा कहां दिखाई देता है? सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी इस प्रकार आप दिखाई देंगे। ठीक है, और आप अपनी भाषा में लोकल में उसको क्या बोलते हो, जिसको उसको रियल नाम इसका इंद्रधनुष है। इसका रियल नाम इंद्रधनुष है। बाकी आप अपने क्षेत्रीय भाषा में या फिर लोकल भाषा में उसको क्या बोलते हो, उसको कमेंट बॉक्स में लिखे
कि हमारी भाषा में उसको क्या बोलते हैं। जैसे राजस्थान में उसको धड़क वगैरह कुछ बोलते हैं, जबकि आपके यूपी, महाराष्ट्र वगैरह, गुजरात, हरियाणा में उसको क्या बोलते हैं। तो वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसको आप स्थानीय भाषा में क्या बोलते हो। तो आपके इंद्रधनुष के दोनों सीमांत पर्णपट होते हैं, तो उसमें कौन सा कलर होता है। तो आपने कभी भी देखा होगा भाई, इंद्रधनुष तो सभी ने देखी होगी। तो इसमें दो कलर होते हैं, बैंगनी और लाल। बैंगनी और लाल कलर इसके अंदर होते हैं, और बाकी इसको क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। ये सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। तो चलिए यहां से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला चलते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो स्टीफेन का विकिरण का नियम, या फिर न्यूटन का शीतलन का नियम, या फिर प्रीवोस्ट का सिद्धांत, या फिर किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, यह आपके सबसे पहली बात तो किरचॉफ का नियम। अब आप कहेंगे किरचॉफ का नियम कैसे हुआ। तो किरचॉफ का नियम यह कहता है कि जब किसी जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। जिसमें आने वाली धारा के जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे आप मान लीजिए यहां पर 5 एम्पियर, ठीक है, और यहां पर 10 एम्पियर, यहां पर 15 एम्पियर। अब मान लीजिए ये कितनी हो गई, 15, 10 और 5, 15, 10 और 5, 15, 10, 25 और 5 35, 15 + 5 25, 5 30। यहाँ पर 30 एम्पियर धारा इस जंक्शन के ऊपर आ गई, ठीक है। यहाँ पर जो कि आपकी 30 एम्पियर धारा इस जंक्शन के ऊपर आ गई, तो आगे हमें इस पर क्या है, 30 एम्पियर धारा को बाहर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आपका आने वाली धारा का और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या करना है, शून्य करना है। तो इसको आप कैसे भी निकाले, ठीक है, कैसे भी निकाले। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 एम्पियर बोले तो 10 एम्पियर बोले तो 20 एम्पियर, और इस पर 5 एम्पियर बोले तो, यानी ये 10 एम्पियर 20 एम्पियर उधर गई, 10 एम्पियर, यानी यहाँ से 30 एम्पियर धारा है, 3 एम्पियर बाहर चली गई। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो इसका योग था जंक्शन पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों जो कि कितने बराबर होने चाहिए। तो आपके पास क्या है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यानी अच्छे उत्सर्जक बोले तो यहाँ पर आने वाले का, अब आपके पास क्या है, केवल जितनी आई उसमें से आधी बाहर गई, तो उसमें से बीच में अगर जो रह जाती है जंक्शन के ऊपर, तो वह अच्छा उत्सर्जक नहीं होता है। अच्छा उत्सर्जक बोले तो जितनी अवशोषित करता है उतनी ही उत्सर्जित करता है, ठीक है। इसने 30 एम्पियर उत्सर्जित की, 30 एम्पियर उत्सर्जित की, अवशोषित की, 30 एम्पियर अवशोषित की, और वापिस 30 एम्पियर ही उत्सर्जित कर दी। क्या कर दी, उत्सर्जित कर दी, यानी इसके पास कुछ नहीं बचा। तो अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किसका है, किरचॉफ का नियम है। तो ये आप किरचॉफ का नियम भी अच्छी तरीके से समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होगा। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। तो अगर बात करें मानव शरीर की, तो मानव शरीर का अगर सेल्सियस पर बात करें, ठीक है, सेल्सियस पर बात करें, फ़ारेनहाइट पर बात करें, फ़ारेनहाइट पर बात करें, या फिर केल्विन पर बात करें, या फिर केल्विन पर बात करें, यहां पर आप कह सकते हैं कि मानव के अंदर तापमान नहीं होता है, ठीक है। कौन कहता है मानव के अंदर तापमान नहीं होता है। तो मानव के अंदर कितने डिग्री टेम्परेचर होता है। तो मानव के साधारण अगर बात करें तो डिग्री सेल्सियस में बात करें तो आपका 37 डिग्री, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव का टेम्परेचर होता है सामान्यतः, ठीक है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये किस में होता है, फ़ारेनहाइट में। केल्विन में बात करें तो कितना, 310 डिग्री,
ठीक है, 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, यहाँ पर अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका किस में होता है, जो कि साधारण मानव का टेम्परेचर होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर अगर केल्विन में बात करें तो आपका 310 डिग्री केल्विन होता है। इससे अगर ज़्यादा व्यक्ति का टेम्परेचर होता हो, इससे ज़्यादा व्यक्ति का टेम्परेचर होता हो तो उसको क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा अगर व्यक्ति का टेम्परेचर हो, जैसे सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन में बात करें तो 310 डिग्री केल्विन से आगे अगर व्यक्ति का टेम्परेचर बढ़ा तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उसको पैरासीटामोल या फिर एंटीबायोटिक टेबलेट लेने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में क्या करें, आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर अपना नहीं होने दें। इसी के साथ आप इस क्लास को अब जो कि यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। तो सभी एक बार क्लास को अभी तक कंप्लीट देख चुके हो तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों तक शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत जाके सब्सक्राइब करें। जय हिंद।